तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं अंशुल आपका स्वागत करता हूं करियर पॉइंट में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर रोज़ शाम को डेली 6 बजे क्या लेकर आते हैं, जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, उसके लेक्चर्स लेकर आते हैं। तो ये सेकंड सीरीज़ हमारी चल रही है। पहली सीरीज़ में हमने किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है और उसके क्या थे 5 पार्ट थे। अभी जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके हम 3 पार्ट पहले कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले वो जो 5 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के और 3 पार्ट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पहली 3 पार्ट हैं वो अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं आप। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, पॉलिटी के नाम से, इंडियन पॉलिटी के नाम से, पॉलिटी बाय अंशुल सर के नाम से। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो पुराने लेक्चर्स है वो आप अपने देख सकते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहला जो लेक्चर लिया था, इस जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने जो सिलेबस है और बुक्स लिस्ट है यूपीएससी के लेवल का हमने बताया है कि वहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो हम यूपीएससी के लेवल से उठा करके देखेंगे, जिससे क्या है कि जो नीचे वाले पेपर हैं हरियाणा के हो गए, एचएसएससी के, या फिर बैंकिंग एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे वहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो क्रिटिसिज्म कैसे हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके ऊपर कैसे क्या कुछ क्रिटिसिज्म उठा, जो बाहर के लेखक वगैरह थे विदेशों के, उन्होंने क्या कुछ उसके ऊपर अपने पॉइंट रखे कि भी क्या कितना क्या कुछ इसमें बढ़िया है, कोई क्या कुछ इसमें अच्छा नहीं है। तो उस सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो क्रिटिक्स क्या होती है कि उसकी आलोचनाएं यानी कि उसके विरुद्ध में कुछ बोलना या उसको कुछ मतलब कि उसके बारे में कुछ कमियां निकालना, वो होता है क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, उन वेरियस ग्राउंड्स पे बहुत सारे जो प्रकार हैं विभिन्न आधारों पर उनके ऊपर क्या निकाली गई थी, जो आलोचना है वो की गई थी। तो उसमें क्या कुछ है वो सभी हम आपको पढ़ा देते हैं एक बार। तो क्या कहा था कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, एज इट्स मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। तो जो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो एक इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, ये सच है, क्योंकि उनको जो रिप्रेजेंट किया गया था वो एक तरह से डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, जो वहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनके द्वारा जो इलेक्ट करके तो वहाँ पे उनको भेजा गया था। तो डायरेक्टली जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा जो वो इलेक्ट नहीं किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, फ्रेंचाइजी ये होती है कि भी पूरे वर्ल्ड में एक, जैसे कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है कि जो 18 साल है उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कह दिया गया है कि भी 18 साल से ऊपर कोई भी है, वो मेल है फीमेल है, तो वो क्या हो सकता है, वो अपना उसको वोट का अधिकार है। तो ये होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो उस टाइम पे वो नहीं थी, तो उसके बेस पे जो लोग हैं वहाँ के, उनको क्या नहीं दिया गया था, डायरेक्ट इलेक्ट करने का मौका नहीं दिया गया था उनका, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके मेंबर्स को। तो इसमें क्या कहा, जो नॉट ए सेवरन बॉडी, सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि जो एक संप्रभु निकाय नहीं है, क्योंकि जो कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक सोवरन बॉडी नहीं है, क्योंकि इसका क्रिएटेड किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके एक प्रपोजल के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कैबिनेट प्लान आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके द्वारा ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको फॉर्म किया गया था, उसको मैनेज किया गया था, क्रिएट किया गया था। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये सोवरन बॉडी नहीं थी, वो उनके ऊपर मतलब पूरे तरह से जो भारत के लोग हैं उसका जो अधिकार नहीं था, इसलिए ये एक सोवरन बॉडी नहीं होगी, ये संप्रभु निकाय नहीं है। तो जो फर्दर उन्होंने क्या कहा कि जो असेंबली है उसके सेशन कहाँ होते थे, जो परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी परमिशन के द्वारा ही सेशन बुलाए जा सकते थे। तो इस तरह से जो उनका खुद का जो परमिशन है या उनके खुद के जो विचार हैं, जो उनके खुद के डिसीजंस हैं, वो मतलब एक तरह से उनको नहीं फॉलो कर रहे थे। वो मेनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी परमिशन पे ही जो अपने असेंबली के सेशन वगैरह हैं वो रख रहे थे, वो हेल्ड कर रहे थे। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन दे प्रोड्यूस्ड इज अन इंडियन एंड ए स्लेविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, कि जो वेस्ट है, वेस्ट यानी कि जो पश्चिम है, तो पश्चिमी सभ्यता से एक जो स्लेविश क्या होती है कि जो एक गुलाम की प्रवृत्ति है उसको अपनाते हुए, और एक अन इंडियन की भी मतलब भारतीय ना होकर के, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है। तो ये बात किसने कही है, लोकनाथ मिश्रा ने कही है। तो उसमें क्या कहा कि जो फंडामेंटल्स ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक पॉलिटी वर मोर और लेस सेटल्ड एंड
एंड दस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट फैब्रिकेट फ्रेश आइडियल्स। तो जो फंडामेंटल्स होते हैं, फंडामेंटल क्या होते हैं कि जो मूल विचार हैं, मूल सिद्धांत हैं, वो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राजनीति के मूल सिद्धांत है, जो कि वो सुलझे हुए थे, कमोबश सुलझे हुए थे, मतलब कि बहुत ही कम सुलझे हुए थे। मेनली क्या थे, वो बहुत ही उलझे हुए थे। और इस तरह जो भारत का संविधान है, तो उसके नए आदर्श थे, जो नए तरह से हमें आदर्शों को अपनाना चाहिए था, नए तरह के अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशन, उनको बनाना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया कि जो पुराने रूल्स रेगुलेशन हैं उन्हीं को फॉलो किया, जो अंग्रेज़ों के जो ये है कि जो पश्चिमी सभ्यता है एक तरह से, उसको ही आगे बढ़ाया है, उसको ही फॉलो किया है। तो इतनी तारीख में इतनी देरी से तैयार किया गया संविधान दूसरों के विवरणों में भी भिन्न हो सकता है, मूल सिद्धांतों में नहीं। तो इसका क्या मतलब कह रहा है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या किया था, बहुत ही लेट, क्योंकि इसको तकरीबन 3 साल लग गए थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसमें ये लगा लो 10 दिन और हो जाते, 12 दिन, तो ये 3 साल का टाइम हो ही जाता। तो इतना लेट बनाया गया था इनके द्वारा। तो और इसमें क्या कहते हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर डिटेल, जो कि दूसरे देश हैं उनके जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे भी काफ़ी अलग है, नॉट फंडामेंटल, इनके फंडामेंटल मूलभूत नहीं है। तो ये कुछ जो मतलब की गई थी, जो आलोचनाएं हैं उसके द्वारा की गई थी। इट इज़ एलिफेंटिक इन साइज, की बहुत, ये एलिफेंटिक का मतलब होगा कि हाथी के समान, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि आपको पता है कि ये तकरीबन 1500-1600 पेजों का संविधान है। तो ये काफ़ी बड़ा है और इट इज़ फ्रेज्ड इन कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज कन्वर्टिंग इट। तो कि जो कह रहा है कि भाई एक तो ये बहुत बड़ा है साइज़ में भी, और इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो भी कभी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, कि भी बहुत जटिल है और काफ़ी कंफ्यूजिंग है एक तरह से। तो क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लोगों के द्वारा होता है। तो अगर इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अगर आप लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में और इतना लंबा लिखोगे तो कौन उसको पढ़ेगा, और लोगों को अगर समझ नहीं आएगा, पढ़े नहीं गए, तो उसको जो उसमें बातें लिखी गई हैं, मूलभूत बातें लिखी गई हैं संविधान में, वो कैसे समझ पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपस में मतभेद हो सकता है, और जो हिंदुस्तान है, भारत है, उसके जो विकास है उसके ऊपर क्या हो सकता है, असर पड़ सकता है। तो आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि जो एलिफेंटिक साइज वाला जो ये फ्रेज कहा था, वो आइवर जेनिंग्स ने कहा था, इनटू ए लॉयर्स पैराडाइज। तो ये कह रहा है कि जो लॉयर्स पैराडाइज है, एक तरह से लॉयर्स पैराडाइज का मतलब क्या हो गया कि इतनी जो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड जो भाषा लिख दी गई है वो नॉर्मल पीपल को तो समझ में आने से रही। तो वो जो लॉयर्स हैं, जो लॉ पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वो सिर्फ उनको ही समझ में आएंगे, और फिर वो अपना जैसे उनका क्या करेंगे, मिसयूज़ कर सकते हैं कि भी उन्हें नॉलेज है, आप वो कहेंगे कि भी आपको क्या नॉलेज है इस संविधान की, आपने कौन सा संविधान पढ़ा है, ये है वो, मतलब इस तरह से क्या करेंगे, वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो लॉयर्स के लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से पैराडाइज हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा, कि भी जो है सब कुछ उन्हीं को आता है और किसी को नहीं आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप के लिखे हैं अनगांधीयन, जो गांधी जी के विचार थे उनसे परे हटके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। उसमें कोई भी ऐसी कुछ बातें नहीं लिखी गई हैं जो गांधी जी से इंस्पायर हों, गांधी जी से मतलब प्रेरित हों। तो ये बात किसने कही थी, आइवर जेनिंग्स ने कही थी। तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस गांधीयन अप्रोच में अपनी गांधीयन थी। तो क्या थी, जो टुवर्ड्स द नेशनल मूवमेंट एंड टाइपिकली अनगाइनन विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो मतलब कांग्रेस के ऊपर भी उन्होंने एक आरोप लगाया है कि भी जब आज़ादी का टाइम चल रहा था, कि भी नेशनल मूवमेंट चल रही थी जो 1942 में लेकर के 1946 वगैरह में, तो उस टाइम पे तो जो कांग्रेस थी वो गांधीयन होगी, कि भी गांधी के विचारों को फॉलो करने लगी और गांधी को फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसे ही जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम आया, तो उस पर क्या होगा कि जो अनगांधीयन हो गया, यानी कि गांधी के विचारों से बिल्कुल ही पलट गई, अपने आप को उसने चेंज कर लिया। और जो कि इंडियन की पॉलिटी है, इंडिया की पॉलिटी है, डेमोक्रेसी है, जो इकोनॉमी है, उसको रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, पूरे से अपना जो विचार हैं वो गांधी जी से बिल्कुल उलट कर लिए, यानी कि अनगांधीयन कर लिए। तो जो गांधीयन आइडियोलॉजी है, गांधी की जो एक विचारधारा है, वो क्या कर दी थी, वो पूरी तरह से साइड में कर दी थी, साइड लाइन कर दी गई थी, कि उसको एक तरह से मतलब बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया था। और उसकी क्या कर दी गई थी, बिल्कुल ही अवहेलना कर दी गई थी, उसको बिल्कुल भी अपने जो विचार हैं वहाँ पे विचारधारा है उसमें नहीं लाया गया था। तो एक कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, ए बैग ऑफ बोरोइंग्स, होचपोच कॉन्स्टिट्यूशन, पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ जो फ्रेजेस हैं जो डिफरेंट लोगों के द्वारा यूज किए गए हैं, कि भी जो 1935 का एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटेन है, तो उसकी बिल्कुल एक कार्बन कॉपी है हमारा संविधान। और एक क्या है, और दूसरा, और किसी ने क्या कहा कि जो एक बैग ऑफ बोरोइंग्स है, कि यहाँ पे जो दूसरे देशों से ही मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में जो लिए गए हैं आर्टिकल्स वगैरह, शेड्यूल्स वगैरह, वो मेनली दूसरों से लिए गए। तो एक तरह से क्या है, बैग ऑफ बोरोइंग्स की मतलब उधार का थैला है।
हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से बहुत ही उलझा हुआ है, इसको किसी के समझ में नहीं आने वाला। ये बहुत ही मतलब बाहर से कोई कह रहा है भारत से उधार लिया हुए दस्तावेज हैं सारे, कोई कह रहा है कि जो 1935 का अधिनियम आया था उसकी कार्बन कॉपी है। तो मतलब एक तरह से पैचवर्क का काम क्या होता है कि भी कई मान लो कोई चीज़ कपड़ा जैसे फट जाता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सिलाई कर देते हैं, तो एक उसको कहते हैं पैचवर्क। जैसे आपने रोड पे भी देखा होगा, तो अगर कहीं गड्ढा हो जाता है तो जो PWD वाले हैं वो उसको भर देते हैं और एक तरह से उसको पैचवर्क कर देते हैं। तो इसी की तरह से उन्होंने कहा कि जो मतलब पुराने जो कहीं से उधार लिए गए हैं या 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी ली गई है, तो उनसे क्या कर दिया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बल्कि उन्होंने जो पुराने ही हैं उसी का एक कॉपी लेकर के पैचवर्क कर दिया गया है दूसरे देशों से जो उधार लेकर के दस्तावेज वगैरह। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग कैसे कह रहा है कि ये कि जो आलोचक कहते हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया था, तकरीबन 3 साल ले लिए सिर्फ एक संविधान को बनाने के लिए, क्योंकि फिलहाल उसमें क्या थे, तकरीबन 300 के तकरीबन मेंबर थे, 300 साढ़े 300। तो फिर भी उन्होंने एक छोटे से संविधान को बनाने के लिए वैसे तो इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया और ऊपर से फिर क्या कर दिया कि टाइम भी बहुत सारा ले लिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट में जो नज़ीरुद्दीन अहमद हैं वो क्या है, जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके खुद एक मेंबर ने ये बात कही है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा लिया किसको, जो संविधान है उसको बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा था कॉइंड ए न्यू नेम फॉर द ड्राफ्टिंग कमेटी टू शो हिज कंटेम्प्ट फॉर इट। तो उन्होंने एक जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एक तरह से क्या एक ताना मार दिया, एक तरह से अपना जो अवमानना है वो दिखाने के लिए एक नाम रख दिया उसका, कि भी उसने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है एक खींचता रहे उस चीज़ को, किसी बात को, एक बात को खींचता रहे सालों तक खींचता रहे। तो ये बात ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि मतलब एक तरह से बहती हुई सीमित समिति कहा है उन्होंने, कि इसका कुछ ये नहीं है कि भाई टाइम होता है, कुछ लिमिट होती है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। बस टाइम पे 3 साल कंज्यूम कर दिए बिना एक कोई भी इतना सोचे समझे, और इतना कॉम्प्लेक्स क्या बना दिया, संविधान है उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया, ताकि उससे क्या होगा, फिर जो लोग हैं, सिंपल लोग हैं, वो भी इसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो क्रिटिक्स में कही गई हैं। तो नेक्स्ट क्या है, जो क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो एक कांग्रेस डोमिनेटेड है क्लोजली। जो 82% जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो तकरीबन क्या थे, कांग्रेसी थे, कांग्रेस से बिलोंग करते थे। तो जो ग्रेनविले ऑस्टिन है, एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने रिमार्क किया भी, अपनी जो टिप्पणी है वो दी है। उसने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वॉज वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। तो क्या थी उस टाइम पे, क्या था कि जो कांग्रेस थी वही एकमात्र पार्टी थी, और जो पार्टी थी वो छोटी मोटी थी, और कांग्रेस के सामने वो उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी जो पहुंच है वो कुछ भी नहीं थी। तो इसलिए जो ग्रेनविले ऑस्टिन है उसने कहा है कि जो एक संविधान की जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, वो सिर्फ एक वन पार्टी बॉडी थी, और पूरे देश में क्योंकि जो एक वन पार्टी कंट्री में क्या थी, एक वन पार्टी बॉडी थी। तो असेंबली वाज द क्या था, कांग्रेस, एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। तो वो उनका कहना ये था कि भी उस टाइम पे जो कांग्रेस थे वही समझते थे कि भी हम ही इंडिया हैं और हम ही असेंबली भी हम ही हैं। तो मतलब कांग्रेस से अपने आप को खुद समझती थी कि भी मैं ही हूँ जो हूँ, और किसी पार्टी वाले को तो वो कुछ बोलने ही नहीं देते थे। तो ये कुछ रिमार्क्स है जो ग्रेनविले ऑस्टिन ने दिए हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि जो कम्युनिस्ट वर अपोज टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो जो कम्युनिस्ट जो संसदीय लोकतंत्र के विरोध में थे। कम्युनिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो कम्युनिज्म में बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा कि जो संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसका उन्होंने विरोध किया था, और उन्होंने कहा कि भी एक कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कि भी वन पार्टी रूल होना चाहिए। उसमें क्या होगा कि जो अच्छे से विकास कर सकें। जैसे आपको पता है कि जो चाइना है वहाँ पे क्या है, कम्युनिस्ट रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी है। वहाँ पे जो एक शी जिनपिंग की पार्टी है वही एक पार्टी है, और दूसरी पार्टी से कोई कंटेस्टेंट को दूसरी पार्टी कोई बना ही नहीं सकता, और अगर बनाना चाहता है तो वो उसके अंडर ही उन्हें लानी पड़ेगी। तो उनका मानना था कि जो एक जो सोवियत यूनियन है, जैसे कि आपको पता है उससे जो बाद में पार्ट होकर के रसिया और बाकी जो कुछ कंट्रीज हैं वो डिवाइड हो गए थे। तो जो सोवियत यूनियन है उसकी तरह से चाहते थे कि वो चाहते थे कि जैसे सोवियत यूनियन है उसी की तरह क्या होना चाहिए, एक समाजवादी जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है, वो होना चाहिए, और एक शांत शैली की राज्य वास्तुकला चाहते थे वो। इसलिए जो लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, उसका वो विरोध करते थे। तो जो समाजवादी निजी संपत्ति है उसकी वो क्या कर रहे थे, उसकी मान्यता से खुश नहीं थे वो। और जो राष्ट्रीयकरण है उसके एक पक्ष में क्या चाहते थे कि वो एक स्पष्ट घोषणा हो, एक अलग से अनाउंसमेंट हो कि भी एक क्या होगा, नेशनलाइजेशन होगा, और एक कम्युनिस्ट जो
डेमोक्रेसी है उसका हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। तो डोमिनेटेड बाय हिंदूज, तो आपको पता है कि जो 283 के आसपास तो तकरीबन मतलब 90% 80% तो क्या थे, हिंदूज ही थे। तो ये जो अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स उन्होंने ये भी कहा है कि जो उसमें क्या थे, ज़्यादातर हिंदू ही थे, डोमिनेटेड बाय हिंदूज। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो क्या थी, एक हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी। लॉर्ड विस्काउंट साइमन है जो उन्होंने कहा है कि बॉडी ऑफ हिंदूज कहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। और जो विंस्टन चर्चिल हैं उन्होंने भी कमेंट किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है, रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इंडिया। तो उन्होंने भी कहा है कि सिर्फ एक ही जो समाज है, एक ही जो समुदाय है उसको ये क्या कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी, जो कि हिंदूज के कह रही, उनका मतलब था कि हिंदूज को ही रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि जो मेजर मेंबर थे वो क्या थे, जो हिंदूज ही थे। नेक्स्ट क्या है, कैविट्स ऑफ अम्बेडकर, अम्बेडकर की चेतावनियाँ। चेतावनी का मतलब कि भी जो कमीशन है उसके वगैरह में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में चेतावनियाँ वगैरह दी गई हैं कि भी ये किस तरह से आपको मतलब जो बुरे कर्म हैं, बुरे काम भी, कोई भी गलत काम करने से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बचाएगा, वो उसके बारे में कुछ बताया गया है। इन्होंने जो अम्बेडकर हैं, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने बताया था। तो जो बी आर अम्बेडकर थे उस टाइम पे क्या थे, जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली। तो जो संविधान है उसका जो मसौदा तैयार किया था वो मेन तरह से किसने किया था, कि जो बी आर अम्बेडकर थे उस टाइम पे क्या थे, कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे। तो ही टुक ए वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन द डिलिब्रेशन ऑफ द असेंबली। तो उन्होंने कि जो विचार विमर्श हुआ था वहाँ पे, क्योंकि कोई भी अगर मान लो कोई नया एडिशन होता था या आर्टिकल एडिशन करना होता था तो उसके लिए पहले विचार विमर्श करता था, डिस्कशन होता था, पूरी तरह से उनके आपस में बहस वगैरह होती थी, तब जाकर कहीं सहमति से जो मेजोरिटी है उससे क्या होता पाता था कि वो जो कानून है, आर्टिकल है, वो ऐड हो पाता था। तो उन्होंने क्या किया कि जो बढ़ चढ़ कर क्या किया, उसमें बहुत ही प्रमुख तरह से विचार विमर्श में अपना हिस्सा लिया और अपनी बातें कही। तो ही वॉज नोन फॉर हिज लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, कि जो उनके जो तर्कदार थे, कि भी लॉजिक था उनकी बातों में, और जो उनके ऊपर फोर्सफुली था कि भी वो लॉजिक दे करके या फोर्स करके जोरदार तरीके से जो अपने तर्क देते थे। और जो परसुएसिव आर्ग्यूमेंट मतलब जो प्रेरक, कि भी दूसरे का अगर मान लो उसने किसी ने बात सुन ली उनकी कि वो कि भी ऐसा ऐसा है और ऐसा ही होगा, ऐसा होना चाहिए, तो वो दूसरा बंदा उसकी बात मान लेता था। तो इस तरह से उनके आर्ग्यूमेंट होते थे कि भी अगले बंदे को अपनी बात मनवा ही लेते थे। तो जो फ्लोर ऑफ असेंबली का मतलब है कि जो असेंबली है, विधानसभा है, उसमें क्या किया था उन्होंने, काफ़ी जो तर्क से और परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। ही इज रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। तो नेक्स्ट क्या है कि जो अवॉइड हीरो वर्शिप इन पॉलिटिक्स। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक में क्या है, नायक पूजा, की भी किसी को हीरो मत बनाओ, किसी को भगवान मत बना दो कि उसकी पूजा करने, ऐसा भगवान मत बनाओ कि उसकी पूजा करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। भक्ति इन रिलीजन लीड्स टू सेल्वेशन बट इन पॉलिटिक्स इट लीड्स टू सर्टेन डिजास्टर एंड डिक्टेटरशिप। तो क्या कह रहा है कि जो रिलीजन है, भक्ति उसमें, धर्म में क्या करती है कि मोक्ष की ओर ले जाती है। सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। तो भक्ति धर्म है तो वहाँ पे भक्ति क्या करेगी, मोक्ष की तरफ ले जाएगी आपको। लेकिन राजनीति में जो भक्ति है वो आपको आपदा और तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप आ जाएगी। जैसे कि जो हिटलर था वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी जर्मनी में। तो उस तरह से अगर आप किसी एक ही बंदे की हीरो करेंगे, वर्शिप करेंगे, उसकी भगवान मान लेंगे उसी को, तो क्या हो जाएगा, वो सर्वोपरि हो जाएगा और वो फिर क्या आ जाएगा, वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्या है कि सन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो जो शिकायत निर्वाहन, ग्रीवेंस होती है शिकायत, तो शिकायतों के निपटारे के लिए क्या करना चाहिए, जो गैर संवैधानिक साधन है उसको क्या होना चाहिए, गैर संवैधानिक साधनों का बहिष्कार होना चाहिए। कि जो संविधान में बताया गया है उन्हीं तरीकों से, उन्हीं रूल्स रेगुलेशन के फॉलो करके ही क्या होना चाहिए, जो शिकायत वगैरह है किसी की, वो क्या होनी चाहिए, रिड्रेसल होनी चाहिए, उनका निपटारा होना चाहिए। तो नेक्स्ट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वुड रिमेन होलो इफ एफर्ट्स आर नॉट मेड टू एड्रेस एक्सट्रीम सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो जो सामाजिक और आर्थिक जो अव्यवस्थाएं हैं, क्या है अव्यवस्था यानी विषमताएं, इनइक्वालिटी की भी जो भेद है, आपस में भेदभाव है कि कोई ऊपर है, कोई बड़ा है, कोई नीचे है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ये इनइक्वालिटी है वो सोशल भी हो सकती है। सोशल का मतलब केस्ट सिस्टम हो गया, अभी कोई SC ST से, कोई जनरल से, तो ये सोशल इनइक्वालिटी होगी। और जैसे कि इकोनॉमी में क्या होगा, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी। तो इनको जो दूर करने के लिए, क्या करना चाहिए, प्रयास नहीं किए गए
तो क्या हो सकता है कि राजनीतिक में जो लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र है वो खोखला हो सकता है। तो जो डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वो क्या हो सकती है, खोखली हो सकती है अगर जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उनको ख़त्म करने के लिए काफ़ी प्रयास नहीं किए गए, तो उनको ख़त्म नहीं किया गया। तो नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इजीली वायलेटेड विदाउट वायलेटिंग इट्स कोर वैल्यूज़, कि जो मतलब इसके जो मूल विचार हैं, मूल वैल्यूज़ हैं, उनको बिना वायलेट किए भी जो स्पिरिट है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो भावना है, उसको क्या कर सकते हैं, उल्लंघन किया जा सकता है, उसको आसानी से उल्लंघन किया जा सकता है। दस एम्फेसाइज ऑन इनकलकेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी विच इज़ नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट बट हैज़ टू बी सिस्टमेटिकली नर्चर्ड। तो उनका कहना ये है कि जो संवैधानिक नैतिकता है, कि जो भी मतलब ये कह रहा है कि जो बेसिक रूल हैं, कोर रूल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको बिना वायलेट किए आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसको वॉलेट कर सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए कि भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, जो मूल वो है, भावना है संविधान की, उसको उल्लंघन ना हो, उसका आसानी से उल्लंघन ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, जो एम्फेसाइज है, जो ज़्यादा जोर देना चाहिए किसके ऊपर, संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए, जो कि क्या है, प्राकृतिक भावना नहीं है, उसको एक बलपूर्वक व्यवस्थित रूप से क्या करना चाहिए, पोषित होना चाहिए, उसको एक तरह से बढ़ावा देना चाहिए कि भी मतलब रूल्स रेगुलेशन के थ्रू ही जो भावना है वो डेवलप होनी चाहिए, वो खुद से स्वतः नहीं, प्राकृतिक रूप से नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट कल से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पॉलिटिक्स बाय अंशुल सर से नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप पुराने जो अभी आज के मिला करके तकरीबन 10 लेक्चर हो चुके हैं, तो वो 10 लेक्चर आप देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।